Hello, my dear students. I welcome you all on your channel. Hello, Adhyapak. Today I have brought you PT1 test for Social Science Class 8. Now, first of all, let me tell you this is not a sample paper. This is the original question paper that came last year. ये पिछले साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम में स्टूडेंट्स को आया था. तो आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर विद यू ऑल. तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था वो किस तरह से आया था. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो एंड सॉल्व दिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ईयर. So the first question is the British thought surveys were important. Surveys क्यों important थे उनकी नज़र में? राइटिंग हिस्ट्री, इफेक्टिव जजमेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन या नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियड ऑफ डिवीजन इन इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल. तो जेम्स मिल के द्वारा कौन सा पीरियड जो है वो डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं है? हिंदू मुस्लिम बोथ ऑफ द अबव, यानी हिंदू और मुस्लिम एक साथ, या सिक्स. द करेक्ट आंसर इज सिक्स. थर्ड क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498. 1498 में इंडिया की खोज किसने की थी? तो वो वास्को डिगामा ने की थी. कोलंबस तो अमेरिका निकल गया था. चलिए फोर्थ क्वेश्चन. हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ. हैदर अली कहाँ का रूलर था? बंगाल, किटूर, बॉम्बे या मैसूर. तो इसका करेक्ट आंसर है मैसूर. फिफ्थ क्वेश्चन. रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर. नेचर से लिए हुए रिसोर्सेज को एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उसमें ज़्यादा डिफरेंस या ज़्यादा मॉडिफाई किए बिना जब हम उसको यूज़ करते हैं तो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. Resources used carefully and giving them time to get renewed is called. वो रिसोर्सेज जिनको ढंग से इस्तेमाल किया जाता है और उनको टाइम दिया जाता है कि वो वापस पैदा हो सकें, वापस रिन्यू हो सके, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स पोल्यूशन या नन ऑफ दीज. इसको कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन. सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन कंसिस्ट. जो किसी भी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है? रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, दोनों होते हैं या कुछ भी नहीं होता? तो रूल्स और लॉज दोनों ही उसके अंदर होते हैं. एट्थ क्वेश्चन है इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री व्हाट इट इज कॉल्ड. अगर कोई 13 साल का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वो क्या कहलाएगा? फ्रीडम टू एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. वो कहलाएगा चाइल्ड लेबर. बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं. हु वॉज जेम्स मिल? नेम द बुक रिटन बाय हिम. जेम्स मिल कौन था और उसकी बुक का जो उसने लिखी थी उस बुक का नाम क्या था? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन तीनों के आंसर्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ लिख के. तो इनके आंसर्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं. हु वॉज जेम्स मिल. जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश हिस्टोरियन. ये स्कॉटलैंड का था. हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसोफर. उसने कौन सी किताब लिखी थी? ही रोट अ बुक जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हो. मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही आंसर्स लिखें. वट एवर आंसर योर टीचर हैव गिवन यू, यू कैन राइट दोज आंसर्स ऑल्सो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज what is sustainable development. Sustainable development means using resources in a way that meets our needs without harming the environment. मतलब बिना हार एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हम जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनका फ़ायदा उठा सके. उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट होता है रूल्स का और प्रिंसिपल्स का दैट गाइड हाउ अ कंट्री इज गवर्न. कोई देश कैसे चलेगा, उस पर कैसे राज किया जाएगा, उसका जो लेखा जोखा है, जो जो रूल्स और रेगुलेशन का जो एक सेट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. ये एक तरह की गाइड है जो गाइड करता है कि देश का कानून कैसे चलेगा. आगे बढ़ते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये थ्री थ्री क्वेश्चन के मार्क्स हैं. थ्री क्वेश्चन 3 मार्क्स की क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. अब हम पहुंच गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. जो ब्रिटिश थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को बचा के क्यों रखते थे? तो जो ब्रिटिश थे वो इनका प्रिजर्वेशन इसलिए करते थे
डॉक्यूमेंट्स का, सो दैट दे कैन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस एंड पॉलिसीज फॉर बेटर गवर्नेंस एंड मेन कंट्रोल। वो इसलिए इसका रिकॉर्ड रखते थे ताकि उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया है, जिस तरह से पॉलिसीज बनाई हैं, उन सब का उनको ध्यान रहे और आगे चलकर भी उन चीज़ों पे जो है उनसे अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो उन रूल्स को बनाने से, तो वो सब प्रॉब्लम्स आगे ना हो। मेन चीज़ है कि वो कंट्रोल रखना चाहते थे, तो इसलिए जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा प्रिजर्व करके रखते थे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। थर्ड है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है, व्हाट वाज द मेन पर्पस टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, आंसर्स लिख। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम रिक्वायर्ड इंडियन रूलर्स टू होस्ट British troops and pay for their maintenance. In exchange, the British promised protection against external threats and internal rebellions, but this often led to loss of sovereignty for the Indian rulers. इसका मतलब क्या हुआ? सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था कि मजबूर होके जो भारत के जो उस समय छोटे छोटे राज्य थे, उनको मजबूर होके ब्रिटिश जो सैनिक थे उनको अपने सेना में शामिल करना पड़ता था। उनकी देखभाल, खाना पीना, सब कुछ जो है उनका उस राज्य को उठाना पड़ता था। और इसके बदले में ब्रिटिश जो है वो प्रॉमिस करते थे कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, और इसके अलावा हम किसी दूसरे राज्य को भी आपके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं देंगे। अगर कोई रिबेलियन होगा, कोई विद्रोह होगा, तो हम उसको भी संभाल लेंगे। लेकिन इससे हमेशा जो है नुकसान ही हुआ, और जो भारतीय राज्य थे उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी खो दी। मतलब वो धीरे धीरे किसी न किसी तरह से ब्रिटिश के चंगुल में फंस गए और अपनी सॉवरेनिटी उन्होंने खो दी। थर्ड, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों चाहिए किसी एक डेमोक्रेटिक जैसे इंडिया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? तो अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट citizens' right and ensure fair governance. It provides a framework for government powers and duties, maintaining order and justice. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे ये इंडिया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि देश में जो राज हो वो कानून का राज हो, किसी एक इंसान का राज ना हो। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके राइट्स को बचाया जा सकता है, और जो गवर्नमेंट है उसको फेयर तरीके से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर कोई मुस्लिम कंट्री है और वो मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, अगर हिंदू कंट्री है हिंदू को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उस देश में रहने वाला नागरिक, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो या धर्म का हो या लैंग्वेज का हो, उन सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेमवर्क देता है गवर्नमेंट को पावर्स का और उनकी ड्यूटीज़ का। पावर्स तो देता ही है लेकिन साथ में ड्यूटीज़ भी देता है ताकि ऑर्डर और जस्टिस बनाकर रखा जा सके। फोर्थ है, व्हाट वाज द मेन पर्पस टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ज़रूरत थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो है फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड कर रखे? तो इसका मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू गारंटी बेसिक ह्यूमन राइट्स to every citizen. This ensure equality, freedom and protection from discrimination, forming the foundation for just society. तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमें हमारे राइट्स मिल सके, और राइट्स मिलने से क्या होता है कि ये एक गारंटी है कि हर एक इंसान को जो कि देश का नागरिक है उसके कुछ राइट्स हैं, उनको कोई छीन नहीं सकता। इससे क्या होता है, इससे देश में इक्वालिटी आती है, फ्रीडम आता है, और कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। तो एक जो अच्छी सोसाइटी का जो फाउंडेशन है वो इससे बनता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, और व्हाई आर द ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। तो आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर होगा, द एजम्पशन ऑफ दीवानी ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट मिला कि वो जो है टैक्स वसूल सके, रेवेन्यू कलेक्ट कर सके बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। दिस प्रोवाइडेड देम विद सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथनिंग देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने यहाँ से टैक्स वगैरह इकट्ठा किया तो उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया।
जिसकी वजह से उनकी ताकत बढ़ी और उनकी पॉलिटिकल पावर जो है इंडिया में वो भी बढ़ गई, एंड इनेबलिंग देम टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द रीजन। और धीरे धीरे जब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, उन्होंने पूरे ही जो प्रदेश था उसको अपने कब्जे में ले लिया। वाई आर द ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, क्यों है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर क्रूशल एज दे प्रोवाइड द नेसेसरी लेबर, स्किल्स एंड इनोवेशन फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। अब कंट्री की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होती है? वहाँ के रहने वाले लोगों पे। वहाँ के रहने वाले लोग क्या करते हैं? वो लेबर प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर स्किल्स होते हैं, जैसे कोई हवाई जहाज बनाने में स्किल्ड है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब स्किल्ड है। इनोवेशन साइंटिस्ट हो गए, ये सब मिलकर जो है देश की डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। एजुकेटेड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड फोस्टर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, लीडिंग टू ओवरऑल नेशनल प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वो टेक्नोलॉजी की नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा देश है वो तरक्की की ओर और खुशहाली की ओर बढ़ता है। अब आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मैप का, ये 4 नंबर का है। आपको मैप पर शो करना है कैलकाटा, चेन्नई, दिल्ली और बॉम्बे। तो ये रहा आपका मैप, बहुत इजी है। अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ पर आपको दिखाना है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले दिल्ली दिखाते हैं। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, दिस इज दिल्ली। ये जो, अच्छा आपको कलर हो सकता है ज़्यादा अच्छे से ना दिख रहा, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है, दिस इज दिल्ली। दूसरा हमें पूछा है दिल्ली के बाद कोलकाता बताना है। तो कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में यहाँ कहीं है। आपको मुंबई बताना है, तो मुंबई यहाँ कहीं आपको दिखाई देगा, इस जगह पे, है ना? ये जो जगह है यहाँ कहीं दिखाई देगा इंडिया के मैप पे। और बचा लास्ट में चेन्नई, तो आपका ये जो बड़ा डॉट है, दिस इज कॉल्ड चेन्नई। तो ये आपकी 4 जगह हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। थैंक यू।